ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे क्विक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग। बेसिकली वो सारे पॉइंट्स जो आपको मालूम होने चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो 12 राशियां हैं उनके नाम, उनके स्वामी, ये कम सेशन में मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था, इसके अंदर ये फायर एलिमेंट है। ओके। और यहाँ पर मैंने एक मोमबत्ती जला के दिखाई थी। ओके। एक जस्ट लाइट। और ये अर्थ एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट है, यानी इधर से हवा जा रही है, ये मोमबत्ती है। और ये इधर से फैन है। ये फैन का एक मैंने इंडिकेशन दिखाया था कि यहाँ पे एज्यूम एक फैन है। ऊपर बादल हैं, ये जो चार, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक और मीन, ये क्लाउड्स, बादल हैं। ओके। जस्ट मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझे फिनिश करना है इसको, एक सेशन में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ और आपको काफी चीजें मालूम है। तो 12 राशियों में मेष राशि को 1, सिंह राशि को 5, धनु को 9, 9। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर यानी 10, कुंभ यानी 11, मीन यानी 12। तो 12 राशियों के नाम आपको पता होने चाहिए। 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि है, और 3, 7, 10 ये वायु तत्व की राशि है। 4, 8, 12 ये जल तत्व है, और नीचे ये पृथ्वी तत्व है। तो आपको ये बहुत इजी वे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं आपको फटाफट कम सेशन में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो ये आपने याद कर लिया कि मेष राशि, अभी भी इनके मालिक आपको याद करने हैं। ये सभी अग्नि तत्व की राशि हैं। ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल। अग्नि तत्व के अगर लगन में राशि आती है तो इंसान अग्नि तत्व के जैसे लक्षण वाला होता है। एनर्जी होगी उसके अंदर, जल्दी बोलने वाला, चीजों को पाने की इच्छा रखने वाला। ओके। वायु तत्व के इंसान थॉट प्रोसेस, सोचते बहुत ज्यादा हैं। जल तत्व के इमोशनल होते हैं, और पृथ्वी तत्व के गंभीर होते हैं। ओके। तो ये चीजें आपको बार बार आपको याद रखनी है, और इसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, तो आप उस चीज को दोबारा से सुन के याद कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस जो मैंने ड्राइंग बनाया, इसके अंदर यही चीज आपको याद करना है। उसके बाद आता है कि जो 12 राशियां हैं उसमें एक मतलब मेष राशि है, एरीज, और उसका स्वामी मंगल है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो 12 राशियां हैं उसमें 1 और 8 ये मंगल हो गया। 2 और 7 वृष राशि और तुला राशि, ये हो गया शुक्र इसका मालिक। 3 और 6 मिथुन और कन्या, इसका स्वामी बुध। ये आपको याद रखना है। 4 जो है अकेली राशि का स्वामी चंद्र है, और 5 इसका सूर्य है। 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 और 7 का स्वामी शुक्र, 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का स्वामी बुध, 4 का स्वामी चंद्र, 5 का स्वामी सूर्य। अब आते हैं नीचे, 9 और 12 इसका स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति। 9 का मतलब धनु, 12 मतलब मीन, और 10 और 11 इन दोनों का स्वामी शनि है। और जो राहु केतु है वो किसी राशि के स्वामी नहीं है, क्योंकि वो चंद्रमा यानी मन रूपी एक चंद्र के दो छोर हैं। हमारे थॉट प्रोसेस के दो एंड होते हैं। ओके। यानी कि राहु केतु जो है वो चंद्रमा के दो एंड टर्म्स हैं, राहु और केतु। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में एक सेशन किया हुआ है।
तो रफली आप याद रखें कि 12 राशियां होती हैं, उनके स्वामी ये होते हैं, उनकी क्वालिटीज मैंने बताई, उस क्वालिटीज को याद रखें। नेक्स्ट, ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बाय द वे, आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज बता सकते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि 12 राशियों का अगला पॉइंट, जब भी हम कुंडली बनाते हैं, लग्न कुंडली, लग्न कुंडली क्या है कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 9 अक्टूबर 81 है और टाइम 9:30 AM, और अगर आपका लोकेशन दिल्ली है, तो 9 अक्टूबर 1981 में इस टाइम पर ग्रहों की एक स्थिति होगी। मतलब जब आप जन्म लेते हैं तो आकाश का ग्रहों की क्या पोजीशन है, वो पोजीशन आप एक चार्ट से समझ सकते हैं। ओके, समझिए कि उस दिन आकाश में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह थी। यहाँ पर वृश्चिक लगन, यानी कि वहां पर उस टाइम पे वृश्चिक लगन था, और वृश्चिक लगन अगर आपने सेट कर दिया तो इसकी अगली राशि यहाँ पर 9 लिखी जाएगी, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि लगन कुंडली जो बनती है जब आपका जन्म हुआ उस दिन, लगन का मतलब होता है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन सूर्य जिस राशि से उदय हो रहा था, यानी कि सनराइज, सनराइज के टाइम पे कौन सी राशि उदय हो रही थी, तो वृश्चिक थी। ओके, तो सनराइज का मतलब है आत्मा का उदय होना, सूर्य यानी कि जो आत्मा उदय हो रही थी, इस वजह से लगन जो होता है आत्मा की उदय होने वाली राशि से है। तो अब देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति उस डेट में क्या थी। लगन में उस टाइम पे शुक्र था, लाभ स्थान पर शनि, सूर्य, गुरु, और भाग्य स्थान पर मंगल और राहु, तीसरे स्थान पर चंद्र और केतु, 12वें स्थान पर बुध। तो आप देख सकते हैं दो प्लैनेट ये हैं, तीन ये हैं, 5 और एक 6, एक 7, 8, 9, तो 9 ग्रह इसमें आ गए हैं। लगन कुंडली किसी भी डेट में एक चार्ट है, आकाश का एक फोटो है, पूरे ब्रह्मांड का, आपके सोलर सिस्टम का एक फोटो है कि आप जहां पे पैदा हुए उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मानेंगे, तो उस टाइम पे वृश्चिक 8 मतलब वृश्चिक लगन उदय हो रहा था, और बाकी ग्रहों की स्थिति इस तरह थी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि उस टाइम पे शनि और सूर्य एक साथ चल रहे थे, गुरु साथ में थे, बुध उससे आगे चल रहे थे, और बुध के आगे शुक्र चल रहे थे, शुक्र के आगे चंद्र और केतु चल रहे थे, और उसके सामने अपोजिट मंगल और राहु चल रहे थे। तो ये लगन कुंडली है। अगर हमने 10 यानी मकर राशि में चंद्रमा है, तो कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी चंद्र राशि है। अगर कोई पूछे कि मेरी ये लगन कुंडली है, इसे देखकर बताइए कि आपकी चंद्र राशि क्या है। चंद्र राशि यानी कि मून साइन, तो जिस राशि में चंद्रमा बैठा है वो आपकी चंद्र राशि है। अब 10 का मतलब मकर राशि है। जिस इंसान की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाए वही राशि उस इंसान की चंद्र राशि बन जाती है। और अगर सूर्य राशि है, जस्ट ए मिनट, ओके, सो रफली चंद्र राशि जिसमें चंद्रमा बैठा हो यानी मकर, और सूर्य राशि जिसमें सूर्य बैठा हो यानी कन्या। तो एक इंसान का लगन जो होता है वो शरीर है, चंद्रमा जिस राशि में है वो उसका मन है, और सूर्य जिस राशि में है वो उसकी आत्मा है। आत्मा जिस राशि में रहती है वो सिर्फ एक फर्स्ट फर्स्ट उसके इमोशंस है, जहां से वो कोई भी चीज, कोई भी आत्मा का जो प्रादुर्भाव होता है, इमर्जन होता है या ओरिजिनेशन है, वो कन्या है, कन्या राशि। ओके,
और चंद्रमा अगर मकर है यानी कि इंसान का जो मन है वो कर्म प्रधान है या गंभीर। 10 का मतलब मैंने बताया था कि ये गंभीर, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, बहुत सारे विचारों को ग्रहण करने वाली राशि है। ओके, तो आपको रफली सभी राशियों का पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का क्या नेचर है, क्या गुण है। राशियों के नाम, राशियों के स्वामी मैं बता चुका हूँ, राशियों के नाम बता चुका हूँ। लगन कुंडली क्या होती है वो मैंने बताया है। चंद्रमा, चंद्र राशि होती है जिसमें चंद्रमा बैठा हो। सूर्य राशि होती है जिसमें सूर्य हो। ओके, तो यहां तक आपने रफली थोड़ा सा अभी जस्ट समझ लिया होगा। उसके बाद अगली बात है कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ 360 डिग्री में एक राशि 30 डिग्री की है। ऐसे ही 30 डिग्री में टोटल 12 राशि है। यानी एक क्वाड्रेंट में 3 राशि, इसमें 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 12 राशि। अब 12 राशि में अगर पहली राशि मेष है तो मेष राशि 30 डिग्री की है। इसके अंदर भी नक्षत्र भी होते हैं। और नक्षत्र कैसे होते हैं, मान के चलिए कि 2 नक्षत्र पूरे। ओके, जैसे कि 27 है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री राशि है और 27 नक्षत्र हैं। ओके, तो आपको ये डिवाइड कर देना है। ओके, तो 13 डिग्री का, तो 13 दूनी 26, तो 2 नक्षत्र पूरे हो गए और तीसरे नक्षत्र का एक चरण यानी कि 1/4। ओके, तो टोटल 27 नक्षत्र इसी में होते हैं। और उन नक्षत्रों के जो नाम है, जैसे कि ये मेष राशि है, तो मेष राशि में जो पहला नक्षत्र है 1, उसका नाम है अश्विनी। ओके, तो अश्विनी में आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जितने भी मैंने राशियां बताई, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, उसके अंदर पहली राशि यानी कि मेष के अंदर अश्विनी नक्षत्र, भरणी और तीसरा है कृत्तिका। अभी दो तो पूरे कंप्लीट उसमें रहेंगे मेष में, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र का 1/4 होगा। यानी कि वृष राशि के अंदर कृत्तिका नक्षत्र का 3/4 पार्ट वृष में चला जाएगा। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र पूरे होते हैं और तीसरे नक्षत्र का एक चौथाई हिस्सा होता है। हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, इसलिए कृत्तिका का एक चरण मेष राशि में है। और इन नक्षत्रों का भी अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र जो है वो अश्व मतलब एनर्जी, जैसे कि एक हॉर्स में एनर्जी होती है, घोड़े में एनर्जी होती है। तो इस तरह से कोई भी चीजें सीक्वेंस आप देखेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये सीक्वेंस असल में यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, काल पुरुष की एक सीक्वेंस है। ऐसे ही ये नक्षत्र से पता चलेगा कि अश्विनी का मतलब है ऊर्जा, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। भरणी नक्षत्र जो है वो डायरेक्शन देने के लिए आता है। ओके, तो अभी इसको हमें मतलब जो माइथोलॉजिकल वे है उसको हम समझेंगे बाद में। रफली आपको ये याद रखना है कि जो आपने देखा कि 12 राशियां, उनका जो 4 टाइप्स एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड वाटर, वो मैंने बताया। उसके बाद लगन कुंडली, मून साइन, लगन कुंडली, मून, मून राशि या मून साइन, चंद्र राशि जो होती है जिसमें चंद्रमा बैठा होता है वो चंद्र राशि है। ओके, उसके बाद नवमांशा, नवमांशा को मैं अभी बता देता हूँ। ओके, जैसे कि आपकी लगन कुंडली चंद्र कुंडली बनती है और नवमांशा कुंडली कैसे बनती है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नवमांश कुंडली जैसे कि एक राशि में 2 नक्षत्र पूरे हैं, तीसरे नक्षत्र का एक चौथाई पार्ट है। ऐसे ही अगर हमने लगन कुंडली, लगन अगर वृश्चिक था, उसके हमने 9 टुकड़े किए,
और ये टुकड़े कहाँ से शुरू होते हैं? ये मेष से ही शुरू होते हैं। तो जिस जिस लगन कितने डिग्री का है, वो किस नवमांश में आया है, वो नवमांश राशि, नवमांश कुंडली का लगन बन जाता है। ये आप याद रखें। अब नवमांश कुंडली का फायदा क्या है? जो लगन कुंडली है, लग्न कुंडली, ये मेन ड्राइवर है लाइफ की। और जो चंद्र कुंडली है, ये हमारा मन का चक्र है, मन का ड्राइवर, ये लाइफ का ड्राइवर है। चंद्र कुंडली हमारे मन का ड्राइवर है। और उसके बाद नवमांश कुंडली, ये एक, समझिए कि ये जड़ है। आप अगर इसको ऐसे देखेंगे, ये प्लांट है, ये रूट है, तना है और ये रूट है। तो जो ऊपर का हिस्सा है, जो बाहर मेन फैक्टर है, वो लग्न है। और जो कनेक्टिंग है, चंद्रमा है। और जो जड़ है, वो नवमांश है। आप इतना याद रख लेना कि सबसे ऊपर लगन होता है, बीच में चंद्रमा है, और तीसरा नवमांश। नवमांश का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपकी कुंडली, लगन कुंडली में कोई प्लैनेट कमजोर है, यानी कि कुछ पत्ते कमजोर हैं, तो आप देखेंगे कि जड़ भी कमजोर है क्या। अगर नवमांश कुंडली में ग्रह उच्च के हैं, मजबूत हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 33 साल की एज के बाद नवमांश कुंडली बैकअप देना स्टार्ट करती है। बैकअप का मतलब है कि 33 साल के बाद आपके लगन कुंडली के प्लैनेट को मैच्योरिटी मिलती है, जिसका रिफ्लेक्शन हम नवमांश में देख सकते हैं। तो ये एक याद रखने की बात है, जो आप हमेशा याद रखेंगे कि नवमांश कुंडली जिसकी अच्छी होगी, उसका 33 साल की एज के बाद एक बैकअप मिलेगा, एक बेनिफिट होगा उसको। ओके, तो ये आप याद रखें। इसके बाद आता है महादशा। महादशा का मतलब क्या है? जिस तरह से आपकी लाइफ एक साइकिल से गुजरती है, कभी आपको अच्छा कभी बुरा, तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल जब आप पैदा हुए थे, अगर मंगल की महादशा में पैदा हुए थे, तो हर एक ग्रह का एक टाइम लिमिट दिया है कि मंगल जो है 7 साल चलेगा, राहु, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद बुध, उसके बाद केतु, ये सभी का फिक्स है। ओके, लेकिन इस साइकिल में अगर इसको वापस पीछे की तरफ लेके आए, मंगल से पहले आप देखेंगे चंद्र था, चंद्र से पहले सूर्य, ओके, सूर्य के पहले शुक्र। तो आप देखेंगे कि इस साइकिल में आपका जन्म हुआ है मंगल की महादशा में, इस मंगल में हुआ है। इसका मतलब आप पिछले जन्म में चंद्र की महादशा में आपकी मृत्यु हुई। तो ये पॉइंट है एक्चुअली, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली चंद्रमा ही शुरू होगा जब आपका जन्म हुआ है। चंद्रमा मंगल का आधा भी हो सकता है। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जन्म होता है इस साइकिल के अंदर। और ये जो हमारा री इनकारनेशन थ्योरी है, उसमें बहुत काम आता है ये पॉइंट। तो ये पास्ट बर्थ है, ये फॉरवर्ड है। अगर आप कि जन्म के टाइम मंगल, राहु, गुरु ऐसे करते हुए अगर समझिए केतु में जाके आपकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो अगला जो जन्म होगा वो शुक्र होगा। ओके, तो ये हमारे डेथ लाइफ, डेथ लाइफ, डेथ लाइफ, इस तरह से सीक्वेंस है। अब इनका सीक्वेंस क्या है? ओके, ये भी आपको याद रखना है। जैसे शुक्र जो है वो 20 साल का है, ठीक है। शनि जो है वो आपका 30 ईयर्स, बृहस्पति 16 ईयर्स। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इनका जो टाइम साइकिल है। अब महादशा में आपको बेनिफिट देखना है, उसका फल, दशा फल। ये मैं बहुत ही फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए। डिटेल में तो बाद में हम जाएंगे। दशा फल का मतलब है कि आपकी कुंडली में जब आपकी महादशा जो चल रही है, वो ग्रह की पोजीशन क्या है। जैसे अगर समझिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो लगन का मालिक मंगल भाग्य में बैठा हुआ है कर्क राशि में।
अगर जिस ग्रह की दशा चलेगी, लग्नेश मंगल की दशा अगर चलेगी, तो उसका फल इस कुंडली से मिलेगा। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की पोजीशन लगन कुंडली में देखेंगे और गोचर में देखेंगे। तो अगर किसी इंसान की कुंडली में अच्छे ग्रह की, कुंडली के अंदर पता चलता है कि कौन सा ग्रह ज्यादा अच्छा है। लग्नेश हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो पापी ग्रह हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि दशा फल जो है आपकी ग्रहों की स्थिति से पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे 9 है, तो आपकी दूसरे भाव का मालिक गुरु है। यहाँ पे 10 है, तीसरे भाव का मालिक आपका शनि है। यहाँ पे 11 है, चौथे भाव का मालिक भी शनि है। तो अब भाव भी मैं फटाफट बता देता हूँ कि जहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी नंबर जो इस कुंडली के लिए लगन बन जाएगी। तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे 12 होगा, या फिफ्थ हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी कुंडली के अंदर ये जो नंबर है ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस नंबर की जगह पे इस हाउस की जो पोजीशन है ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। और राशि वृश्चिक, ये हमेशा सेकंड हाउस रहेगा। और राशि कुछ भी हो सकती है, मतलब वृश्चिक जैसे यहाँ है तो यहाँ धनु हो जाएगी, यहाँ पे मेष है तो वृश्चिक हो जाएगी, और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव हमेशा ये रहेगा, लेकिन राशि चेंज होती रहेगी। ओके, और दशाफल क्या है, कुंडली में जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं वो हमेशा अच्छा फल देते हैं। ये आप याद रखें, केंद्र और त्रिकोण क्या है। केंद्र का मतलब जो आपका ये जो लगन है, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, और ये सेवेंथ, और ये 10th, ये जो है केंद्र है। इतना जो हिस्सा है, पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र है। ओके, और उसके बाद जो केंद्र लगन, फोर्थ, सेवेंथ, 10th, ये केंद्र है। और त्रिकोण क्या है, पंचम भाव और नवम भाव। ये आपको केंद्र के अंदर सबसे अच्छा भाव ये है, ये अच्छा होता है, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये। और इस केंद्र के अलावा भी उससे भी अच्छा होता है त्रिकोण, ये पंचम भाव है, और इससे भी अच्छा नवम भाव है। अब देखेंगे कि केंद्र में तो सबसे अच्छा भाव ये एक्चुअली यहाँ पे 10th है ये। ओके, ये 10वां भाव है, ये फर्स्ट है, फोर्थ, सेवेंथ, 10th, पहला, चौथा, सातवां, 10वां। 10वां भाव और 9वां भाव, ये दोनों भाव कुंडली के सबसे पावरफुल हैं। जितने भी ज्यादा प्लैनेट इनसे कनेक्टेड होंगे दोनों से, उतना ही लाइफ स्मूथ रहेगी, इजी रहेगी। भाग्य का मतलब है ब्लेसिंग्स, कि बिना मेहनत के आपको जो फल देता है वो भाग्य स्थान देता है। कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट, या फिर एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो और फिर भी रिजल्ट ना मिले, तो इसका मतलब लक हाउस थोड़ा वीक है। और ये कर्म स्थान है, तो ये दोनों स्थान कुंडली के सबसे पावरफुल है। केंद्र में सबसे पावरफुल 10वां है, और त्रिकोण में सबसे पावरफुल 9वां है। त्रिकोण जो है लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, ये एक हमेशा याद रखें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुंडली के अंदर जो 12 भाव हैं उनको जस्ट आप याद रखें कि जो पहला भाव है ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है लाइफ का। कुछ भी करते हैं शुरुआत यहीं से होती है, चाहे आपकी दिनचर्या है तो फर्स्ट हाउस, अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो आपका दिन शुरुआत अच्छा होगा हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर लगन खराब होगा तो हमेशा आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे नकारात्मक विचार आएंगे। और ये 12वां भाव है, 12वें भाव में अच्छे ग्रह होंगे तो हमेशा कोई भी काम का एंडिंग अच्छा होगा। 12वें भाव में अच्छे ग्रह होंगे, हमेशा आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है सपने अच्छे आएंगे। 12वें भाव में पापी ग्रह होंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव सपने आएंगे, अननेसेसरी के झंझट आएंगे। तो ये आपको याद रखना है।
ये दूसरा भाव है। आपका खान पान बोलचाल कैसा है दूसरा भाव बताएगा। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा खान पान बोलचाल होगा, और खराब होंगे तो थोड़ी सी उसमें स्ट्रिक्टनेस उसी ग्रह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तीसरे भाव का मतलब आपका जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे पापी ग्रह का होना ज्यादा अच्छा है। सॉफ्ट ग्रह होगा तो आप इनिशिएटिव लेने में थोड़ा सा लेट करेंगे, मतलब आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा। ये चौथा भाव है पीस, आपका घर। ये पांचवा है, ये है विद्या। ओके, संतान, विद्या और लॉटरी, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं सबको बताऊंगा नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो इतना याद रखें, छठा भाव जो है ये लाइफ की छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की सिचुएशन है या उसकी टेंडेंसी, जिसके अंदर रोग शत्रु है। ओके, सातवां भाव यहाँ पे है, यहाँ पे है लाइफ पार्टनर हाउस, पार्टनरशिप, या कोई ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको कैसे लोग मिलेंगे, वो सातवां भाव है। आपकी दैनिक आय, वो सातवां भाव है। आपका जो लाइफ में कुछ भी पब्लिक लाइफ में आप जाते हैं आपकी पहचान क्या है, वो सातवां भाव है। आठवां भाव क्या है, जो आपके लाइफ के अंदर हिडन टैलेंट है, सडनली आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, सडनली आपको कितना अच्छा बेनिफिट या नुकसान हो सकता है, वो आठवां भाव है। नौवां भाव है आपके ऊपर दैवीय कृपा कैसी है, वो नौवां भाव है। दसवां भाव कि आपको पद क्या मिल सकता है लाइफ में, आपकी पहचान, आप मेहनत ज्यादा करते हैं फल कम मिलता है, तो 10वां भाव से पता चलेगा। 11वां भाव आपका नेटवर्क का है, ये 9, ये 10, ये 11। 11th भाव, 11th भाव आपके नेटवर्क का है, आपके बिग बेनिफिट्स का है। ये स्मॉल बेनिफिट, ये बिग बेनिफिट, स्मॉल हर्डल, बिग हर्डल, ये फर्स्ट इंप्रेशन, ये आपका पब्लिक इमेज। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उनमें आप देखेंगे वन बाय वन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के आपने राशि, लगन कुंडली, नवमास, चंद्र कुंडली, महादशा और रफली बहुत सारी चीजें समझी। अब समझते हैं कि जो हम फलित करते हैं वो कैसे करते हैं। फलित, फलित के लिए आप लगन कुंडली बनाएं, चंद्र कुंडली और नवमास।